वेलकम टू रेजांगला एजुकेशन। मैं हूं अनूप और हम पढ़ रहे थे ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। तो आज हम पहुंच चुके हैं उसके लास्ट टॉपिक दैट इज़ मैटर वेव्स के बारे में हम पढ़ेंगे। तो मैटर वेव्स क्या होती हैं या फिर इन्हीं को हम क्या बोल देते हैं, दैट इज़ डी ब्रोगली वेव्स। तो देखिए, सबसे पहले हम इनके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो वेव नेचर ऑफ मैटर मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। हम बात करेंगे किसकी, वेव नेचर ऑफ मैटर की। इसको हम क्या बोल देते हैं, वेव नेचर ऑफ मैटर को, दैट इज मैटर वेव्स या मैटर वेव्स, या इन्हीं को हम नाम देते हैं और डी ब्रोगली वेव्स। क्योंकि जो साइंटिस्ट था डी ब्रोगली, वो एक फ्रेंच वैज्ञानिक था, तो उनका एक कंसेप्ट था, उसको ये हम आज पढ़ने वाले हैं कि क्या उन्होंने बताया था। तो देखिए, तो सबसे पहले हमने अभी तक जो कवर किया था उसके अंदर हमने देखा कि जो रेडिएशन होती थी, रेडिएशन के पास दो नेचर अपने हमने पढ़े हैं, एक पार्टिकल नेचर था और एक था वेव नेचर। तो जो रेडिएशन की मैं राइट कर लेता हूँ यहाँ पर कि जो रेडिएशन थी कि एज वी हैव स्टडीड दैट रेडिएशन हैव ड्यूअल नेचर, कि जो रेडिएशन था उसके पास क्या था, ड्यूअल नेचर। तो उस ड्यूअल नेचर के अंदर हमने जो चीज़ें अभी तक पढ़ी हैं उनके अंदर हमने क्या देखा था। तो देखिए, हमने जो ड्यूअल नेचर था उसके अंदर एक हमने कवर किया था पार्टिकल नेचर। मैं रिवाइज कर देता हूँ इस चीज़ को थ्रोली। हम क्या पढ़ चुके हैं, एक तो पार्टिकल नेचर के बारे में, और एक हम क्या पढ़ चुके हैं, दैट इज वेव नेचर, कि जो रेडिएशन है उनके पास ये दो नेचर है अपने, और इनके डिफरेंट हम फिनोमेना की बात करें तो वेव नेचर के अंदर हमने क्या कवर किया अभी तक। इसका मतलब मैं बात कर रहा था किसके बारे में, दैट इज डायफ्रैक्शन, जो टॉपिक आता है अपना वेव ऑप्टिक्स के अंदर, या इंटरफेरेंस हम बोल दें। तो फिलहाल हम इनके फिनोमेना के बारे में बता रहे हैं आपको कि डायफ्रैक्शन कह दीजिए, इंटरफेरेंस, या फिर हम क्या कह सकते हैं, पोलराइजेशन। तो ये जो टॉपिक्स थे ये एक्सप्लेन किए जा सकते हैं सिर्फ रेडिएशन के वेव नेचर के अकॉर्डिंग ही। सेकेंडली, हम दूसरी तरफ देखें तो हमने अभी इस टॉपिक के अंदर जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मैंने आपको पढ़ाया था, तो उसकी बात करें हम, मैंने आपको बताया था दैट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, या फिर हम बात करें कॉम्पटन इफेक्ट की। तो ये दोनों के दोनों फिनोमेना या एक्सरे स्पेक्ट्रा, जो कॉम्पटन इफेक्ट की बात की जाए, या हम कह सकते हैं दैट इज एक्सरे स्पेक्ट्रा। तो एक्सरे स्पेक्ट्रा भी किसके ऊपर एक्सप्लेन किया गया था, पार्टिकल नेचर के ऊपर। तो ये बेसिक हम पहले जान चुके हैं, इनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो अभी हम उससे आगे कंसेप्ट के ऊपर मूव करने वाले हैं। उसमें क्या बताया, जो फ्रेंच जो फिजिसिस्ट थे लुइस डी ब्रोगली, उन्होंने बताया कि जैसे रेडिएशन के पास दोनों नेचर है, सेम वे के अंदर जो मटेरियल पार्टिकल होते हैं, मटेरियल पार्टिकल्स का मतलब क्या, जैसे इलेक्ट्रॉन्स हों, प्रोटॉन्स हों या न्यूट्रॉन्स हों, वो भी बिहेव करते हैं रेडिएशन की तरह। इनका मतलब, इनका मानना था कि उनके पास भी क्या होता है, ड्यूअल नेचर होता है। तो हम इसी चीज़ को राइट कर लेते हैं कि अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली, के अकॉर्डिंग क्या था कि जो मटेरियल पार्टिकल्स हैं, मटेरियल पार्टिकल्स, और मटेरियल पार्टिकल्स कौन से, लाइक हम बात करें इलेक्ट्रॉन्स की, प्रोटॉन्स की, या न्यूट्रॉन्स, ऑल्सो हैव ड्यूअल नेचर। इन्होंने बताया कि इनके पास भी क्या होगा, ड्यूअल नेचर। ये एक फ्रेंच वैज्ञानिक थे अपने, ठीक है। अब इनकी जो अजम्पशंस थी उनकी हम बात करें कि अजम्पशंस किस बिहाफ के ऊपर इन्होंने ये स्टेटमेंट दी।
तो इन्होंने क्या बताया कि भाई जो भी एनर्जी हम इस यूनिवर्स के अंदर देखते हैं वो दो फॉर्म्स के अंदर है, एक रेडिएशन की फॉर्म में और एक किसकी फॉर्म में, मैटर की फॉर्म में। तो इनका मानना था, मैं लिख लेता हूं यहां पर कि हिज assumptions were based अपॉन, किन के ऊपर बेस्ड थी assumptions इनकी, कि होल, नंबर वन सबसे पहले कि होल ऑफ एनर्जी, जितनी भी एनर्जी है, होल ऑफ द एनर्जी इन यूनिवर्स इज इन फॉर्म ऑफ रेडिएशन और मैटर। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यदि आपके पास ये छोटी छोटी जानकारी रहेंगी तो आपका इंटरेस्ट जो है फिजिक्स के अंदर डेवलप होगा और आप रूटीन के अंदर उन चीज़ों को सिस्टमैटिक वे के अंदर पढ़ सकते हो, आपकी नॉलेज इंप्रूव होगी इन चीज़ों से, क्योंकि कनेक्टिविटी जो है वो बढ़ती है यदि आपकी इसमें आप दिलचस्पी लेते हो टॉपिक के ऊपर कि ये चीज़ निकल के कहाँ से आ रही थी, उनका मानना क्या था। तो एज ए हिस्ट्री पार्ट हम उठाते हैं तो फिजिक्स को समझना बहुत आसान हो जाता है, आपकी क्यूरियोसिटी का जो लेवल है वो इम्प्रूव होगा और डेफिनेटली आप जो बुक्स हैं उनके अंदर फ्लो करोगे और जो भी मैटर अपना है, मतलब डिफरेंट आपकी क्या चीज़ रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप निकाल पाओगे उसके अंदर से जो भी एक्सट्रैक्ट आपने करना है। सेकेंडली जो पॉइंट था यहाँ पर कि इन्होंने बताया कि ठीक है भाई जितनी भी एनर्जी वो दो फॉर्म के अंदर है, रेडिएशंस की फॉर्म में और मैटर की फॉर्म में। तो सेकंड पॉइंट के अंदर क्या बताया था यहाँ पर कि नेचर जो है वो नेचर लव्स सिमेट्री। इनका मानना था कि नेचर क्या करता है, लव्स सिमेट्री। इसका मतलब हम ऐसे कह सकते हैं कि भाई यदि कोई भी चीज़ है, मान लीजिए किसी का बर्थ होता है तो डेथ भी होती है, अगेन फिर बर्थ होता है, तो ये कुछ इसी कंसेप्ट के अंदर है कि मान लो कोई चीज़ क्रिएट होती है तो फिर डिस्ट्रक्शन भी उसका होता है। तो उसी के अकॉर्डिंग इन्होंने क्या बताया कि नेचर लव सिमेट्री। तो जैसे पार्टिकल जो नेचर, वेव नेचर हम रेडिएशन का पढ़ चुके हैं, तो इसका मतलब ये है कि यदि एनर्जी दो फॉर्म के अंदर है तो रेडिएशन के पास यदि दो नेचर हैं तो मैटर के पास भी कितने नेचर होने चाहिए, दो नेचर होने चाहिए। एज रेडिएशन हैव ड्यूअल नेचर, matter should also possess have ड्यूअल नेचर। इनका मानना यही था कि जैसे रेडिएशन का हम पढ़ चुके हैं कि उनके बारे में दो नेचर जो उसके हमने कवर किए हैं, तो सेम उसी रेस्पेक्ट के अंदर जो मैटर है उसके पास भी दो नेचर होने चाहिए, ठीक है। तो इसके अंदर जो मेन चीज़ थी हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि वेव्स जो हैं अपनी रेडिएशन एंड मैटर शुड बी सिमेट्रिकल। तो चलिए ये तो अपना हिस्टोरिकल पार्ट हो गया। अभी हम इसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे जिसके अंदर हम एक फॉर्मूला जो है डी ब्रोगली वेव्स का उसको हम डिराइव करेंगे। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या था, इन्होंने क्या बताया कि भाई कोई भी जो वेव होती है वो मटेरियल पार्टिकल के मोशन को गाइड करने का काम करती है, या फिर हम बोल दें कि जब भी कोई मटेरियल पार्टिकल मोशन के अंदर होगा तो उसके साथ क्या एसोसिएट होंगी, वेव्स। उन्हीं वेव्स को हम मैटर वेव्स या डी ब्रोगली वेव्स के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि मटेरियल पार्टिकल इन मोशन is associated with waves known as
मैटर वेव्स और डी ब्रोगली वेव्स, इन्हीं को क्या नाम दिया गया, मैटर वेव्स और डी ब्रोगली वेव्स। क्योंकि जो कंसेप्ट था वो डी ब्रोगली का था, तो इसीलिए इनको डी ब्रोगली वेव्स बोल दिया जाता है। अब इनको हम प्रोबेबिलिटी वेव्स भी बोल देते हैं, क्योंकि जो मटेरियल पार्टिकल का एम्पलीट्यूड किसी भी टाइम के ऊपर होता है, उसकी जो प्रोबेबिलिटी होती है कि इतना उसका एम्पलीट्यूड है, उसी के अकॉर्डिंग इसको हम प्रोबेबिलिटी वेव्स भी बोल देते हैं। तो इसका डेरिवेशन हम अब अभी यहाँ पे देखने वाले हैं। तो देखिए कि अकॉर्डिंग टू जो प्लैंक्स की क्वांटम थ्योरी थी, उसके अकॉर्डिंग जो एनर्जी होती है जो पार्टिकल नेचर के ऊपर बेस्ड थी, उसके अकॉर्डिंग हम लिखने वाले हैं कि अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, कि जो मैक्स प्लैंक की क्वांटम थ्योरी थी उसके अकॉर्डिंग क्या बताया भाई, और ये आप इस पे लिख सकते हो कि ये जो थ्योरी होती है किसके ऊपर बेस्ड थी, पार्टिकल नेचर, क्योंकि उसके अंदर जो एनर्जी थी फोटोन की उसके बारे में बताया गया था। ये हम पहले वाले लेक्चर के अंदर पढ़ चुके हैं, फोटोन के बारे में और फोटोन की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। तो उसके अकॉर्डिंग क्या लिखा है यहाँ पे कि जो एनर्जी होगी पार्टिकल की वो किसके इक्वल होती है, दैट इज एच न्यू। ठीक है। सेकेंडली ऑल्सो बाय आइंस्टीन्स, अभी हम एक आइंस्टीन का जो पॉइंट था मास एनर्जी इक्विवेलेंस, जो उसका रिलेशन है, आइंस्टीन्स मास एनर्जी इक्विवेलेंस, इसके अंदर क्या बताया गया था कि जो एनर्जी होगी वो किसके बराबर होती है, दैट इज एम सी स्क्वेयर। तो एक इक्वेशन अपने पास यहाँ पे थी और एक इक्वेशन ये अपने पास, दोनों एनर्जी के बारे में बात करती हैं, वो पार्टिकल के ऊपर बेस्ड है अपनी, और इसके अंदर हम एनर्जी का जो मास मतलब मैटर की फॉर्म में अपना इसको हम लेने वाले हैं। ठीक है। तो इन दोनों रिलेशन से हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं कि एच न्यू जो होगा वो किसके इक्वल हो गया, एम सी स्क्वेयर। अभी एक रिलेशन हम यहाँ पे खोलने वाले हैं। हमने क्या पढ़ा हुआ, अभी हमने वेवलेंथ की वैल्यू निकालनी है। तो हम पहले पढ़ चुके हैं कि एज जो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ और स्पीड ऑफ लाइट जो होता है वो किसके बराबर होता है, सी इज इक्वल टू न्यू इंटू लैम्डा। तो मैं क्या करने वाला हूँ, न्यू की जो वैल्यू है हम वो पुट कर देते हैं। तो न्यू को मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ से, सी ओवर लैम्डा। तो मैं इस रिलेशन के अंदर पुट कर देता हूँ न्यू की वैल्यू, दैट इज सी ओवर लैम्डा इक्वल टू एम सी का स्क्वेयर। तो यहाँ से सी की पावर हम हटा सकते हैं। अब मुझे चाहिए थी वेवलेंथ, तो हम इनको इंटरचेंज कर लेंगे, हम लैम्डा को इधर लेके जाते हैं और एम सी स्क्वेयर को इधर ले आते हैं। तो फॉर्मूला मैं क्या राइट कर सकता हूँ कि लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर एम सी। तो ये अपना एक डी ब्रोगली का रिलेशन हमने निकाल लिया है, जिसके अंदर लैम्डा किसके बराबर हो गया, एच ओवर एम सी। अब देखिए इसमें हल्का सा हम थोड़ा और आगे इस कंसेप्ट को बढ़ाने का काम करें तो मैटर वेव्स के बारे में उन्होंने क्या बताया था कि मैटर वेव्स मतलब एक प्रकार से जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं उन्हीं की तरीके से वो वैक्यूम के अंदर से इजीली चल सकती हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को कोई मटेरियल मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। इसका मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि मैटर वेव्स जो होती हैं लाइक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बट नॉट मैकेनिकल वेव्स। तो आप इस पॉइंट को नोट कर लें, बहुत ही अच्छा पॉइंट है कि मैटर वेव्स लाइक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव can travel through vacuum but they are not mechanical waves.
ये मैकेनिकल वेव्स नहीं होती हैं, क्योंकि मैकेनिकल वेव्स के अंदर आप 9th क्लास के अंदर जो साउंड वेव्स में पढ़ते हो कि साउंड वेव्स क्या होती हैं, मैकेनिकल वेव्स होती हैं जिनको चलने के लिए मटेरियल मीडियम की ज़रूरत पड़ती है। तो मैटर वेव्स चल सकती हैं, ठीक है, लेकिन अभी हम आगे जो पढ़ने वाले हैं कि मैटर वेव्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी नहीं है, ऑल्सो जो मैटर वेव्स हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी नहीं है, बट मैटर वेव्स आर नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, नॉट EM वेव लिख लो, या फिर हम क्या लिख सकते हैं, नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है वो चार्ज पार्टिकल्स के द्वारा जो भी एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल है उनके द्वारा वो क्रिएट की जाती हैं, बट मैटर वेव्स में ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इसीलिए तो यहाँ पे तो हम लिख सकते हैं कि एज मैटर वेव्स, जो मैटर वेव्स होती हैं आर not formed by charged particles, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर हम जब किसी भी चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करवाते हैं तभी वो रेडिएशंस जनरेट होती हैं, बट मैटर वेव्स के अंदर ऐसा नहीं है। यहाँ पे मटेरियल पार्टिकल का जो मोशन होता है उसको जो वेव गाइड करने का काम करती है उन्हीं को हम मैटर वेव्स नाम देते हैं। तो हम ये भी बात लिख सकते हैं यहाँ पर कि भाई मैटर वेव्स कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय चार्ज एज वेल एज अनचार्ज पार्टिकल्स, कि भले से चार्ज हो एज वेल एज हम लिख सकते हैं कि अनचार्ज जो पार्टिकल्स हैं वो भी इनको क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, बेसिकली जो मटेरियल पार्टिकल्स हैं। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती थी EM वेव, तो आप इसमें यहीं पे समझ सकते हो कि EM वेव्स जो प्रोड्यूस की जाती हैं किसके द्वारा, प्रोड्यूस्ड बाय एक्सेलरेटेड चार्ज। तो इसीलिए हमने यहाँ पे लिख लिया है कि भाई मैटर वेव्स में ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है कि वो चार्ज ही पार्टिकल क्रिएट करेगा या अनचार्ज, अपने को मटेरियल पार्टिकल चाहिए वो उसको क्रिएट कर देता है। इनको हम प्रोबेबिलिटी वेव, डी ब्रोगली वेव्स इसके नाम से भी जानते हैं। तो अभी हम जो पीछे फॉर्मूला डिराइव कर चुके थे उसके अंदर हमने क्या देखा था कि एज हमने निकाल लिया था कि यदि फोटोन की बात की जाती है तो लैम्डा जो है h बाई में किसके इक्वल आया था, अपना mc के बराबर आ गया था, ठीक है, ये हम निकाल चुके हैं। तो हम इंस्टेड ऑफ फोटोन कोई भी पार्टिकल ले लें जो वेलोसिटी v के साथ चलने का काम करेगा तो उसकी वेव्स किसके बराबर होंगी। तो मैं यहाँ पे राइट कर सकता हूँ कि इंस्टेड ऑफ फोटोन if we have a material particle moving with velocity v, देन तो उस केस में हम क्या राइट कर सकते हैं, तो वहाँ पर जो फोटोन होता था उसकी जो स्पीड होती थी वो किसके बराबर चलती थी, दैट इज लैम्डा इक्वल टू mc, क्योंकि c जो है उसकी स्पीड ऑफ लाइट, उसके साथ फोटोन्स ट्रेवल करने का काम करते थे। तो यहाँ पे हमने मटेरियल पार्टिकल जिसको v वेलोसिटी के साथ हम मान के चल रहे हैं, तो उस केस में हम लिख सकते हैं कि लैम्डा इक्वल टू h ओवर mv। तो ये एक अपना रिलेशन है जो हम आगे यूटिलाइज करने वाले हैं। इसके अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे बता सकते हैं कि जो लैम्डा होगी वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, मास के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल, दोनों चीज़ों के। तो बेसिकली यदि मैं बात करूं कि भाई ठीक है आपने बताया कि भाई मैटर वेव्स
मटेरियल पार्टिकल के एसोसिएटेड होती हैं। तो यदि हम कार ले लें, बस ले लें, फुटबॉल ले लें और उनके अकॉर्डिंगली वो भी एक मैटर है। यदि मान लो फुटबॉल को हम किक करते हैं तो हमें उसका पैटर्न पता लग जाना चाहिए था। जैसे मान लीजिए हमने ये कोई भी अपने हम फुटबॉल ले लेते हैं कि हमने भाई ये कोई फुटबॉल ले लिए यहाँ पे। अब यदि हम इसको किक करते हैं, यहाँ पे किक करते तो अपने को इसका पाथ पता लगना चाहिए था कि जो वेव किस प्रकार से, क्योंकि ये भी मैटर है तो इसका मतलब इसकी भी वेव बननी चाहिए थी, तो किस प्रकार से ट्रैवल करती हैं उसके बारे में हमें थोड़ी इन्फॉर्मेशन पता लग जानी चाहिए। क्रिकेट हम खेलते हैं तो उस टाइम पर क्रिकेट बॉल हाथ में आती है, जो फील्डर होता है कई बार हम देखते हैं उसके पाथ से डाइवर्ट हो रही है, तो उसको पहले अंदाज़ा हो जाना चाहिए था कि उसके मूवमेंट अब ऐसे जाने वाली है, बट हमें नहीं पता लगता है। तो उस फैक्टर के अंदर हम बताएंगे कि जो उसका ऑब्जेक्ट है, उस जो हमने कंसिडर किया उसकी जो मास फैक्टर है वो थोड़ा ज़्यादा है, तो उसकी वेवलेंथ जो है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, तो वेवलेंथ उतनी ही स्मॉल बनेगी। क्योंकि दोबारा से आप देखिए लैम्डा जो होता है h/mv, तो वेलोसिटी हम इतनी ज़्यादा इंक्रीज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम ये तो है नहीं कि स्पीड ऑफ लाइट है या उससे भी ऊपर वैल्यू जा रही है, तो वेलोसिटी लिमिटेड ही होती है। हम बहुत ही माइन्यूट वैल्यू हम मानते हैं अर्थ के ऊपर जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं 100-200 किलोमीटर, ये कोई ज़्यादा स्पीड नहीं होती है। तो मास ऑफ पार्टिकल है वो इन्वर्स है। दूसरा लैम्डा जो प्रोपोर्शनल है ऊपर h जो कि कांस्टेंट है, लेकिन उसकी वैल्यू होती है 6.6 10⁻⁻34। तो जो वेवलेंथ का जो मैग्नीट्यूड बनेगा वो बहुत ही स्मॉल होता है, इसीलिए हम उसको देख नहीं पाते हैं। ठीक है, तो ये इसके बारे में बात थी। अभी हम इस फॉर्मूला को थोड़ा सा आगे एक्सपेंड करेंगे। तो देखिए हमने क्या पढ़ा हुआ है अभी तक, जो लास्ट हम रिलेशन को लिख लेते हैं कि एज अभी हमने देखा कि जो लैम्डा था अपना वो किसके इक्वल आ रहा है अपने, लैम्डा इक्वल टू h/mv। और हमने एक रिलेशन, हम इसको काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, तो उसके लिए देखिए मैं इसको लिख सकता हूँ आगे बढ़ाकर कि दैट इज h/p। ठीक है, क्योंकि p जो होता है वो किसके बराबर हो गया, मोमेंटम, जो प्रोडक्ट होता है मास और वेलोसिटी का। तो हम लिख सकते हैं कि वेयर p इज इक्वल टू mv, जिसको हम क्या नाम देते हैं, मोमेंटम। चलिए, तो मोमेंटम से हम आपको एक्सपेंशन में आगे ले जाने का काम करेंगे। तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं भाई कि एज जो काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो किसके बराबर होता है, दैट इज p²/2m इन रेस्पेक्ट टू मोमेंटम। तो यहाँ से मैं p की वैल्यू यदि निकालना चाहूँ तो p इक्वल टू 2m काइनेटिक एनर्जी के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो इसको हमने भेज दिया इधर, और ये p² की वैल्यू है, तो p की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, दैट इज 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। तो अब इस वैल्यू को उठा के हम ऊपर फॉर्मूला के अंदर पुट कर सकते हैं। तो अपने पास एक नया फॉर्मेशन आ जाएगा कि लैम्डा इक्वल टू h/√2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। तो ये अपनी फॉर्मेशन यहाँ पर हो गई है। ठीक है, ये हमने फॉर्मूला देख लिया किसके रेस्पेक्ट में, काइनेटिक एनर्जी के रेस्पेक्ट में। अभी यदि हम इसी के अंदर थोड़ा सा और आगे इसको एक्सपेंड करना चाहें तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर कि मैं मान लेता हूँ कि इफ इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड, कि इलेक्ट्रॉन को हम क्या कर रहे हैं, एक्सेलरेट कर रहे हैं थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस V। हमने उसको एक्सेलरेट कर दिया किसी भी पोटेंशियल डिफरेंस V के साथ। ठीक है, तो उस केस में वेवलेंथ क्या रहेगी उसकी, हम उस वैल्यू को निकाल रहे हैं, मतलब एक प्रकार से हम रिलेशन देख रहे हैं वेवलेंथ का किसके साथ, पोटेंशियल डिफरेंस के साथ। तो इसमें हम लिख सकते हैं कि एज हमने पढ़ा है पीछे जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था उसके अंदर कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो किसके बराबर होती थी, EV0 जो स्टॉपिंग पोटेंशियल था। तो काइनेटिक को हम पोटेंशियल एनर्जी के बराबर रख देंगे, तो यहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस अपना आ जाता है। यहाँ से अभी हम ऑल्सो जो फॉर्मूला अभी हमने देखा था उसमें हम लिख लेंगे इसको कि लैम्डा हमने देखा था किसके इक्वल था, h/√2m इंटू काइनेटिक एनर्जी।
तो भाई इसमें हम काइनेटिक एनर्जी इसको ईवी से दिखा लो या चार्ज है, क्योंकि क्यू है तो उसको क्यू से भी दिखा सकते हैं हम इलेक्ट्रॉन के चार्ज को। तो इसीलिए हम काइनेटिक एनर्जी की जो वैल्यू है वो इसकी जगह रख देंगे। तो फॉर्मूला अपने पास क्या आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस कि लैम्डा ओवर अंडर द रूट 2m इंटू ई वी। ठीक है, ई वी से या क्यू वी से, तो इसको दोनों से आपने ध्यान रखना है, क्योंकि आपकी बुक्स के अंदर जो मेंशन है कभी आप कंफ्यूज होने की इसमें ज़रूरत नहीं है। तो हम इसमें लिख सकते हैं दैट इज़ 2m इंटू क्यू वी। इलेक्ट्रॉन चार्ज रख रहे हो तब भी ठीक है, और कोई अदर चार्ज पार्टिकल है तो उसके लिए आप क्यू रख लो, क्योंकि मान लीजिए आपको अल्फा पार्टिकल दिया जाता है जिसके ऊपर डबल चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन का, तो उस रेस्पेक्ट में हम यहाँ पे 2e या 2 इंटू 1.6 10⁻⁻19 वो वैल्यू हम पुट करके आगे इसकी फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। तो अभी इसको हम थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन के लिए ही आगे बनाने वाले हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आगे इसमें बनाते हैं कि इफ़ electron is accelerated through potential difference V, then तो जो फॉर्मूला था उसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करने का काम कर रहे हैं। तो हमने क्या पढ़ा था कि लैम्डा इज इक्वल टू h ओवर रूट 2m/eV ओनली फॉर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये आप ध्यान रखना, मैं बार बार बता रहा हूँ कि हम सिर्फ इलेक्ट्रॉन के लिए, क्योंकि इस पे क्वेश्चन आता है 1 नंबर के लिए, तो हम एक फॉर्मूला बना रहे हैं। तो इस केस में हम h की जो वैल्यू है मैं पुट कर देता हूँ। h की जो वैल्यू होती है कितनी -13.4, और ओवर मास ऑफ जो इलेक्ट्रॉन है उसकी वैल्यू मैं रख रहा हूँ 9.1 10⁻31। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज में पुट कर देता हूँ 1.6 10⁻⁻19, और इनटू में हम इस चीज़ को मल्टीप्लाई कर देंगे जो इसका पोटेंशियल डिफरेंस है V। तो इन सभी को डिवाइड करने के बाद अपने पास डायरेक्ट फॉर्मूला आता है। यदि 1 नंबर का क्वेश्चन हम इसमें निकालने वाले हैं तो ये स्टैंडर्ड वैल्यू होती है 12.27 ओवर अंडर रूट V, और इसमें हम लिखा लेंगे यहाँ पे एंगस्ट्रॉम के अंदर। एंगस्ट्रॉम मीनिंग दैट इज 10⁻⁻10 मीटर के इक्विवेलेंट। तो जनरली आपको एंगस्ट्रॉम में लिखा आता है, तो इसको आप यहाँ पर समझ सकते हो। तो ये देखिए, तो एक अपने पास फॉर्मूला ये हो गया था। अभी इसी में आगे हम इसको कई बार क्या होता है उसको नैनोमीटर के अंदर मेंशन कर देता है। तो उस केस में आप इस फॉर्मूला को हल्का सा चेंज करके इस प्रकार से भी लिख सकते हो कि नैनोमीटर ओवर अंडर रूट V, क्योंकि एग्जामिनर बहुत स्मार्ट होता है भाई। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्मूला मैंने राइट कर दिए हैं कि यदि एंगस्ट्रॉम में आता है तो आप इसको लगाइए, और नैनोमीटर के अंदर तो 1.227 अप ओवर रूट V, इसको हम यूटिलाइज करेंगे। तो इसमें देखिए यहाँ पर कई बार जैसे मैं सीधा यहाँ पे लिख रहा हूँ कि क्वेश्चन में क्या दिया जाता है कि इलेक्ट्रॉन को उन्होंने एक्सेलरेट कर दिया वोल्टेज 100 से। ठीक है, तो उसकी वेवलेंथ जो है बनाओ। तो मैं फिलहाल एंगस्ट्रॉम में आंसर कर रहा हूँ, तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे लैम्डा इक्वल टू 12 ओवर 12.27 एंगस्ट्रॉम ओवर रूट 100। तो रूट 100 की जो वैल्यू आती है दैट इज 10 के इक्वल। तो इसको सिंप्लीफाई करके हम क्या लिख सकते हैं कि ये जो वैल्यू बन के आएगी वो किसके इक्वल होगी, 1.227 एंगस्ट्रॉम के इक्विवेलेंट या 10⁻⁻10 मीटर में। तो आप इससे यदि नैनोमीटर में आंसर दे रखा है 100 वोल्ट के ऊपर ही, तो फिर उधर से रखेंगे तो वो 0.1227 के बराबर वैल्यू आएगी। तो आपने ध्यान रखना है क्योंकि इस पर क्वेश्चन आता है, मैं लिख भी देता हूँ। ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन दोनों वैल्यूज़ के लिए 1 मार्क का जो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, तो आपने उस केस में ध्यान रखना है। अभी हम इस फॉर्मूला की जो लास्ट फॉर्मेशन होती है उसके अंदर चलते हैं, जिसके अंदर हम इसको इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर जो वेवलेंथ है उसको पढ़ने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर कि वेवलेंथ
इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर। तो देखिए भाई, हमने फॉर्मूला को देखा था कि लैम्डा जो था अपना एज लैम्डा इक्वल टू एच ओवर अंडर द रूट 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। तो हम इसी फॉर्मेशन को चेंज करने वाले हैं। इसके अंदर हम पढ़ के क्या है अभी कि अकॉर्डिंग टू काइनेटिक जो थ्योरी ऑफ गैसेज होती है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज, तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज के अंदर दैट इज KTG, इसमें क्या बताया था कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो फंक्शन होती है किसका, टेम्परेचर का। तो यहाँ पे ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है अपना, स्मॉल के से या KB से हम इसको डिनोट कर लेते हैं, इनटू T की जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है वो हमेशा रूट अपना 3/2 KBT के बराबर। इस वैल्यू को हम इस रूट के अंदर यूटिलाइज करेंगे। तो यहाँ से हम फॉर्मूला अपना इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर भी दे सकते हैं, बट इस पे क्वेश्चन बहुत ही कम आता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर आपका क्वेश्चन आता है, बोर्ड एग्जाम्स के अंदर इसके ऊपर क्वेश्चन बहुत कम आया हुआ है। तो अभी हमने 2 से यहाँ पे 2 को कैंसिल आउट कर दिया है। तो इस फॉर्मूला को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि H ओवर 3 को मैं आगे लिख लेता हूँ M इंटू KBT। ठीक है, तो ये अपनी 3 फॉर्मेशंस थी जो हमने यहाँ पे पढ़ी है। वेयर KB क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और T क्या है यहाँ पे, टेम्परेचर, जो आपने ध्यान रखना है। तो मैं एक बार लास्टली इसको रिवाइज कर देता हूँ कि जो डी ब्रोगली वेव्स के अंदर जितने भी फॉर्मूला हमने देखे, तो सबसे पहले हमने क्या देखा था कि यहाँ पर हमने देखा था यहाँ पे कि लैम्डा जो आया था वो अपना किसके बराबर आया था, दैट इज H ओवर mv, यदि मटेरियल पार्टिकल मूविंग विद वेलोसिटी। तो ये फॉर्मूला था। उसके बाद नेक्स्ट हमने देखा था इसी को आगे बढ़ाने के बाद कि ये वैल्यू रूट 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी, इसके रेस्पेक्ट में हमने देखा। इसी फॉर्मूला को हमने और आगे बढ़ाया तो उसमें हमने पाया कि ये वैल्यू किसके बराबर आती है, दैट इज 2m QV इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। और लास्टली हमने इसी इक्वेशन को इन टर्म्स ऑफ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट देखा, तो उसके अंदर वैल्यू कितनी आती है, दैट इज 3m KBT। तो ये जो फॉर्मूलाज अपने थे जो हमने यहाँ से निकाले हैं, डिराइव किए हैं, और इन सभी के ऊपर जो क्वेश्चंस बन सकते हैं बेसिकली बनते भी हैं, और इसी के ऊपर अपने ज़्यादातर क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से समझिए, अच्छे से पढ़िए। इनके जो क्वेश्चंस रहेंगे वो हम आगे जो लेक्चर आएंगे जिसके अंदर हम स्पेसिफिकली जो वीडियो है वो सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस के ऊपर बनाएंगे, तो उसमें आप इनको और क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग आपको मिलेगी। आप लगातार इन वीडियोस को एसेस करते रहिए, आपको बेहतरीन कंटेंट हम देते रहेंगे, और आप लेक्चर जो है उसको कंप्लीट रीड करने का काम करें ताकि आपको अच्छी सी नॉलेज मिल सके। और ये नहीं है कि आपने सिर्फ इस वीडियो को टच किया, इससे पहले जितनी भी वीडियोस आई हैं इस जो टॉपिक के ऊपर अपना ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर रेडिएशन है, तो आप यदि उनको सिस्टमैटिक वे के अंदर देखोगे और फिर अपनी बुक को रीड करते हो, अपने नोट्स को एक बार रिवाइज करोगे या यहाँ से भी नोट्स बनाते हो, आप उसको बोर्ड एग्जाम्स या कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए आप अपने आप को बहुत ही कंफर्टेबल महसूस करोगे और आप बेटर रिजल्ट्स वहाँ से निकालने का काम करोगे। तो ये अपनी इक्वेशंस थी। अब इसमें एक और चीज़ मैं बता देता हूँ कि मान लीजिए मटेरियल पार्टिकल यदि मूव कर रहा हो वेलोसिटी v के साथ, तो उस केस में जो इंक्रीज मास हम इक्वेशन है उसको थोड़ा सा चेंज करके लिख सकते हैं इस वाले इक्वेशन को, जो इंक्रीज मास है, क्योंकि हमने एक रिलेशन पढ़ा होता है m इक्वल टू m0 ओवर रूट 1 माइनस वी स्क्वेयर बाई सी स्क्वेयर। तो हम इस इक्वेशन को चेंजमेंट कर सकते हैं इस इक्वेशन के अंदर। ठीक है, कि एज जो इंक्रीज्ड मास होता है m वो किसके इक्विवेलेंट होता है, m0 ओवर 1 माइनस वी स्क्वेयर बाई सी स्क्वेयर। तो ये इक्वेशन यदि हमने ज़्यादा रिफाइन करनी हो तब हम इसको यूटिलाइज करते हैं, बेसिकली ये रिक्वायर्ड नहीं होती है। तो उस केस में हम लिख सकते हैं कि लैम्डा इक्वल टू h ओवर m की यदि मैं वैल्यू रखता हूँ तो m किसके इक्वल आ गया, दैट इज m0 ओवर
1 माइनस वी स्क्वेयर बाई में सी स्क्वेयर इंटू में वेलोसिटी v। तो हम इसको आगे राइट क्या कर सकते हैं कि अपने पास जो फॉर्मूला बन जाएगा दैट इज ये जो टर्म है अपने पास लैम्डा इक्वल टू एच ओवर एम नोट इंटू वेलोसिटी v, और इस टर्म को हम ऊपर ले जाके मल्टीप्लाई कर देंगे 1 माइनस वी स्क्वेयर ओवर सी स्क्वेयर। तो ये भी अपनी लास्टली फॉर्मेशन इसके अंदर जा सकती है। तो ये मैंने एक्स्ट्रा बता दिया थोड़ा सा क्योंकि यदि ये रिफाइंड ज़्यादा कर दिया जाए तो इस प्रकार से हम इसको राइट कर सकते हैं। बट क्वेश्चंस काइनेटिक एनर्जी क्वेश्चन, पोटेंशियल और इस पे बहुत ही मिनिमम क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो जनरली इन दोनों फार्मूला के ऊपर क्वेश्चंस अपने बनते हैं, तो ये आप कंफर्टेबल वे के अंदर बता सकते हो। तो ये अपना इसके बाद जो नेक्स्ट जो टॉपिक आता है ड्यूअल जो नेचर के अंदर जो थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स थे उनको प्रूव करने काम करता है, जिसके अंदर डेविएशन जर्मर एक्सपेरिमेंट होता है। तो वो अपने सिलेबस पार्ट से अभी फ़िलहाल हटा रखा है, तो उसको मैं अभी कंप्लीट हम आगे एक और वीडियो बनाएंगे जिसके अंदर जो फोटोसेल या फिर डेविएशन जर्मर एक्सपेरिमेंट है उनके बारे में आपको और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने काम करेंगे। तो फिलहाल बोर्ड एग्जाम्स तक जो सिलेबस अपना डिफाइंड है उसके अकॉर्डिंग ये चैप्टर अपना कंप्लीट है। तो चलिए इसके बाद जो आगे हम नेक्स्ट यूनिट अपनी एटम न्यूक्लियाई जो मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह रहेंगी उनको हम कवर करेंगे। तो आप लगातार बने रहिए और अच्छे कंटेंट हम आपको प्रोवाइड करने का काम करेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। ओके, एंजॉय द लेक्चर।